डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SBP गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। हमारा टॉपिक है ग्राम सभा। आज हम ग्राम सभा के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्राम सभा का प्रावधान कब किया गया, ये संस्था संवैधानिक संस्था है या संवैधानेतर संस्था है, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, किस प्रकार से इसका गठन होता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है, बैठकें कब होती हैं और इसके क्या क्या दायित्व हैं, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत हम फिर मूल्यांकन करते हैं कि ग्राम सभा की स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो ग्राम सभा 73वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, इसके द्वारा स्थापित की गई एक संवैधानिक संस्था है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो अवधारणा है उससे मेल खाती है, क्योंकि जैसे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का तात्पर्य था कि शासन की एक ऐसी पद्धति जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी करती हो। तो इस प्रकार की जो भागीदारी है वो इस ग्राम सभा के अंतर्गत देखने को मिलेगी। संविधान के आर्टिकल 243B में इसका उल्लेख किया गया है और इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा का गठन किस प्रकार से होगा, अर्थात ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो कौन कौन होंगे। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ग्राम से संबंधित जो निर्वाचक नामावली, यानी जो मतदाता सूची है गांव की, उस मतदाता सूची में जो रजिस्ट्रीकृत यानी जो पंजीकृत व्यक्ति हैं उनसे मिलकर के और ग्राम सभा का गठन होगा। कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता हैं, केवल वयस्क होना ही ग्राम सभा के सदस्य के रूप में सदस्यता नहीं मिलेगी। वयस्क हो यानी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का, और साथ में वो मतदाता सूची में उसका नाम हो, तो वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो इस प्रकार से ग्राम सभा का जो गठन है वो ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में अगर उसका नाम है, अर्थात मतदाता सूची में पंजीकृत है, रजिस्ट्रीकृत है, तो वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब देखिए कि ग्राम सभा का जो संगठन है वो किस प्रकार से होता है। तो ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष, जिन्हें हम सरपंच कहते हैं, सरपंच इसका अध्यक्ष होता है और सदस्य के तौर पर हम ग्राम पंचायत के जो समस्त पंजीकृत मतदाता हैं वो इसके सदस्य होते हैं और साथ में जो ग्राम पंचायत के जो पंच हैं वो भी इसमें ही सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो पंच हैं वह भी ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता ही होते हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची के समस्त जो पंजीकृत मतदाता हैं वो इसके सदस्य होते हैं। सदस्य सचिव के रूप में, यानी ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, सचिव जो होता है वो एक सदस्य सचिव होता है। ये सरकारी
कर्मचारी होता है। तो इस प्रकार से इसका ये संगठन होता है। अब देखिए ग्राम सभा की बैठकें, कि ग्राम सभा जो है उस ग्राम सभा की बैठकें कब आयोजित की जाती हैं। तो राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम 1994 में था, इस अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया था कि ग्राम सभा की जो बैठकें होंगी वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। यानी जिस समय ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था 1994 में, तभी ये व्यवस्था दी गई कि भाई ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो वर्ष में 2 बार होंगी। और ये 2 बैठकों की एक व्यवस्था की गई थी कि प्रथम बैठक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में और दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में आयोजित की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो था उसमें मूल रूप से व्यवस्था दी गई कि वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएंगी। लेकिन इस व्यवस्था में बाद में परिवर्तन किया गया और ये परिवर्तन 2003 में किया गया। 2003 में परिवर्तन करते हुए ये व्यवस्था दी गई है कि ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाएगी। यानी पहले बैठक का जो प्रावधान था वो वर्ष में 2 बार था, लेकिन 2003 से और वर्तमान तक जो स्थिति है वो ये है कि वर्ष में 4 बैठकें हैं वो ग्राम सभा की आयोजित की जाती हैं। और इन बैठकों की जो तिथि का जो निर्धारण का जो दायित्व है, जो अधिकार है, वो संबंधित जो जिले के जो जिला न्यायाधीश हैं, जिला कलेक्टर महोदय, उनको ये दायित्व अर्थात जो अधिकार है वो सौंपा गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर को ये 4 तिथियां हैं बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो ये तो था बैठकों का समय और बैठकों की संख्या। अब देखिए कि बैठकों के संदर्भ में जो गणपूर्ति होगी यानी जो कोरम होगा, तो पहले ये समझिए कि कोरम है क्या। कोरम अर्थात गणपूर्ति का तात्पर्य उस किसी संस्था के सदस्यों की उस न्यूनतम संख्या से है जिसके होने पर बैठक संचालित की जाती है। यानी कोरम का तात्पर्य है सदस्यों की न्यूनतम संख्या से, यानी ऐसी न्यूनतम संख्या कि जिसके होने पर बैठक आयोजित की जा सके, बैठक का संचालन किया जा सके। और यदि निर्धारित जो गणपूर्ति है या निर्धारित जो कोरम है वो अगर नहीं है तो उस बैठक है उस बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो ग्राम सभा की बैठक की जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, वह 1/10 है। कहने का तात्पर्य है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति जो है या जो कोरम है वो 1/10 सदस्य निर्धारित की गई है। जैसे कि ग्राम सभा है, अब ग्राम सभा की जो सदस्य संख्या 5000 है। अब 5000 सदस्य संख्या है तो अब बैठक आयोजित की जानी है। तो बैठक के लिए जो कोरम होगा तो 5000 का 1/10वां भाग होना चाहिए। तो 5000 का 1/10वां भाग होगा 500। तो 500 सदस्य होंगे तो बैठक का संचालन किया जाएगा, अन्यथा बैठक निरस्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो कोरम है वो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग है। लेकिन साथ ही ये भी निर्धारित किया गया है कि सामान्य बैठक के अलावा विशिष्ट बैठक भी बुलाई जा सकती है। लेकिन विशिष्ट बैठक बुलाने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि ग्राम सभा की विशिष्ट बैठक बुलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग यदि लिखित रूप में अपेक्षा करे तो बैठक बुलाई जा सकती है। तो इस प्रकार से सामान्य बैठक और विशिष्ट बैठक के संदर्भ में ये प्रावधान था। अब देखते हैं कि जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं तो उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो बैठकों की जो अध्यक्षता करने का जो अधिकार है, जो बैठकों की अध्यक्षता जिस पदाधिकारी के द्वारा की जाती है तो वह है सरपंच।
यानी ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन यदि सरपंच अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में उप सरपंच के द्वारा ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। अब माना कि सरपंच भी उपस्थित नहीं है, उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि यदि दोनों ही पदाधिकारी यानी सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हों तो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो अपने ही सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए निर्वाचित करते हैं। यानी सदस्यों के द्वारा अपने में से ही एक सदस्य को एक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और वह बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अब जो बैठकें जो होती हैं, इन बैठकों में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है, आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं और बैठकों की जो समस्त जो कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड है वो पंचायत सचिव जो है उसके द्वारा लिखा जाता है, जिसे हम सामान्यतः सेक्रेटरी कहते हैं। तो उनके द्वारा पंचायत का यानी ग्राम सभा जो है उस ग्राम सभा की बैठकों का लेखा जोखा है वो रखा जाता है। अब देखिए इसके बाद में हम ग्राम सभा जो है, इस ग्राम सभा के कार्य कौन कौन से हैं। तो इनमें पहला जो कार्य है योजनाओं व कार्यक्रमों का अनुमोदन, यानी ग्राम सभा का जो पहला कार्य जो है वह है योजनाओं व कार्यक्रमों का अनुमोदन। यानी ग्राम पंचायत जो है, गांव की जो पंचायत है ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली जो विभिन्न विकास की योजना हैं, विभिन्न विकास के जो कार्यक्रम हैं उनको अनुमोदित किया जाता है। तो इस प्रकार से ग्राम के विकास से संबंधित योजना और जो कार्यक्रम हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा लागू किए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका अनुमोदन करना। दूसरा है लाभान्वित व्यक्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण करना। ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति होते हैं। अब वार्ड सभा द्वारा जो चयनित व्यक्ति हैं, इन चयनित व्यक्तियों की एक सूची तय की जाती है। यानी जो विभिन्न विकास की योजनाओं कार्यक्रमों हैं, इन विभिन्न विकास की योजनाओं कार्यक्रमों से जो लाभान्वित होने वाले हैं उनकी वार्ड सभा के द्वारा एक सूची बनाई जाती है लाभान्वित होने वालों की। अब उनमें से प्राथमिकता यानी पहले किसको लाभान्वित किया जाना है, तो उस प्राथमिकता का जो निर्धारण है वो ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है विकास की योजना बनाना, यानी ग्राम के विकास के लिए योजना बनाना, उनका अनुमोदन करना। गांव में चाहे शिक्षा के संदर्भ में है या पेयजल के संदर्भ में है या साफ सफाई के संदर्भ में है या अन्य किसी पर्यावरण से संबंधित है या लघु कुटीर उद्योग से संबंधित जो विकास की योजना है उनको बनाना और उनका अनुमोदन करना इसका कार्य है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी ग्राम सभा का एक दायित्व है। साथ ही एकता को बढ़ाना, यानी ग्राम जो पंचायत है उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो मानव समाज है और मानव समाज के अंतर्गत जो सभी समुदाय हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, तो उन विभिन्न समुदायों के बीच में कोई कटुता ना हो, विभिन्न समुदायों के बीच में कोई संघर्ष ना हो, विभिन्न समुदायों के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, विभिन्न समुदायों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, बल्कि उनके बीच में एकता का भाव बना रहे। तो इस एकता के भाव को बढ़ावा देने का जो कार्य है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। साथ ही अगला कार्य है कार्यों का सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना, यानी एक तरह से ग्राम सभा है वो गांव की एक व्यवस्थापिका है, यानी ग्राम सभा गांव की एक व्यवस्थापिका है। जैसे कि हम व्यवस्थापिका अर्थात संसद के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्यपालिका अर्थात मंत्रीगण जो होते हैं, जब संसद में या विधानसभा जो भी है उसमें जब सत्र होते हैं, उन सत्रों के अंतर्गत व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं, संसद के जो सदस्य हैं, वो मंत्रीगणों से सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं
और उन प्रश्नों का जवाब है, उन प्रश्नों का जो स्पष्टीकरण है वो मंत्री महोदय के द्वारा दिया जाता है और उनको संतुष्टित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ग्राम सभा सरपंच महोदय से गांव में जो विकास किया गया है उस विकास के संदर्भ में कि पैसा कितना आया, कहाँ कितना खर्च किया, कौन कौन से विकास कार्यक्रम किए गए, इन सब बातों का स्पष्टीकरण है वो ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के द्वारा सरपंच से मांगा जाता है। इसके बाद में है वित्त के उपयोग का प्रमाण पत्र लेना। यानी जो वार्ड सभा है उस वार्ड सभा से संबंधित वार्ड सभा जो है उससे ये प्रमाण पत्र प्राप्त करना कि विभिन्न योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो धन अर्थात वित्त जो उपलब्ध कराया गया था उस वित्त का उचित तरीके से उपयोग कर लिया गया है, इस बात का जो प्रमाण पत्र है वो ग्राम सभा के द्वारा संबंधित जो वार्ड सभा है उससे ये प्रमाण पत्र लेने का जो दायित्व है, लेने का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को है। तो इस प्रकार से ग्राम सभा के द्वारा गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए महती भूमिका के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन इस ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। अब हम ग्राम सभा का मूल्यांकन करते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम सभा की अवधारणा जो है उसको कुछ राज्यों ने स्वीकार भी किया था, लेकिन संविधान में या राज्यों के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए थे पंचायती राज संबंधित, उनमें ग्राम सभा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसलिए कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं गठित की जाती रहीं, किसी में गठित की नहीं गई। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना तो उस समय इसे एक संवैधानिक संस्था के रूप में और एक अनिवार्य संस्था के रूप में स्थापित किया गया। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में ग्राम सभा की स्थिति में परिवर्तन आया, लेकिन फिर भी ग्राम सभा एक निष्क्रिय संस्था के रूप में व्यावहारिक स्थिति से अगर देखा जाए तो कागजों में ग्राम सभा की स्थिति है वो शायद सशक्त हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो ग्राम सभा एक निष्क्रिय संस्था के रूप में सामने दिखती है। अब इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला कारण है बैठकों का प्रचार प्रसार नहीं। यानी ग्राम सभा की जो बैठकें हैं, जैसे कि जानते हैं कि गांव के जो लोग हैं अधिकांशतः अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, साथ ही अपनी रोजी रोटी में भी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि गाँवों के अंतर्गत इतना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। तो इन सब स्थितियों के बीच में बैठकों का जोर शोर से प्रचार प्रसार होना चाहिए था, लेकिन बैठकों का प्रचार प्रसार उचित प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण बैठकों में पर्याप्त रूप से पर्याप्त संख्या में लोग नहीं आ पाते। तो एक बैठकों का प्रचार प्रसार नहीं होना। दूसरा है बैठकों का उपयुक्त समय निर्धारित नहीं होना। यानी बैठकें कई बार ऐसे समय आयोजित कर ली जाती हैं कि जहां गांव के लोग अपनी फसल की कार्यों में, अपनी खेती के कार्यों में, जैसे कृषि कार्य, फसल को काटने के संदर्भ में, फसल की बुवाई के संदर्भ में व्यस्त हैं। उस समय जब बैठक आयोजित की जाती है तो संख्या है वो बहुत कम रहती है, या किसी पर्व या त्यौहार के अवसर पर आयोजित कर लेना। तो इस प्रकार से बैठक का उपयुक्त समय निर्धारित न होना भी एक समस्या है। साथ ही सरपंचों की उदासीनता है। व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो सरपंचों की उदासीनता है वो ग्राम सभा की बैठकों में देखने को मिलती है।
क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और अमूमन ये ग्राम सभा पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि सरपंच गण जो हैं वो उनकी जब ये बैठक होती है तो उन बैठकों में आलोचना समालोचना होना स्वाभाविक है, तो इसलिए आलोचना का उन्हें डर रहता है और वो उदासीन रहते हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र की अत्यधिक सीमितता होना, क्योंकि जब कार्य क्षेत्र अत्यधिक सीमित है तो इसकी प्रभावी भूमिका है वो सामने नजर नहीं आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये बड़ी कमजोरियां हैं, ये बड़ी कमियां हैं जो कि ग्राम सभा को सशक्त होने से रोक रही है। तो अब करना क्या चाहिए? तो देखिए, बैठकों का पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, यानी जो कमियां हैं उनको दूर करो। तो बैठकों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। बैठकों का जो समय है वो जनमत के आधार पर तय होना चाहिए। ग्राम सभा के कार्य क्षेत्र को कुछ विस्तृत अधिकार दिए चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम ग्राम सभा की स्थिति को सशक्त करते हैं तो निस्संदेह ग्राम सभा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है उसको सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में सामने आ सकती है। थैंक यू।